अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। इस वक्त हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं औरंगज़ेब मिर्ज़ा, एक फ़िलासफ़र, दानिश्वर, कालम नवीस। तो आइए हम आपको औरंगज़ेब मिर्ज़ा से मिलवाते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। शाम। कैसे हैं सर आप? अल्लाह अल्लाह का शुक्र है। आप सुना खैरियत से? जी अल्लाह का शुक्र है। सर आपका एक कालम अखबार में छपा जो इतना मशहूर हुआ, तो आप ये बताएं हमें, आप इतना हार्ड और कड़वा क्यों लिखते हैं? देखें इसमें बात को समझने की ज़रूरत है। हार्ड और कड़वा, कड़वा तो आप नहीं कह सकते क्योंकि कॉलम का कोई टेस्ट तो होता नहीं है। हाँ, हार्ड आप ज़रूर कह सकते हैं। हार्ड इन अ सेंस के सच जो होता है ना वो हार्ड ही होता है हमेशा। सच कभी भी मीठा नहीं होता, सच हमेशा कड़वा होता है। अब आप मैं आपसे, जैसे आपने सवाल किया कि आप इतना हार्ड लिखते हैं, और मैंने कॉलम में लिखता रहता हूँ, लेकिन ये लास्ट वाला कॉलम मेरा कुछ ज़्यादा ही हार्ड हो गया, इसलिए कि मैंने थोड़ा ज़्यादा खुल के सच लिख दिया सोसाइटी के हवाले से। तो आई वॉन्टेड टू से, अब आप सेकेंड वर्ल्ड वॉर को उठाते हैं और बताएं कि क्या वो एक अपना अच्छा सच था, एक कड़वा ही सच था ना, जिसमें एक तरफ 4 करोड़ 5 करोड़ लोग मारे जाते हैं, दूसरी तरफ 4 करोड़ 5 करोड़ लोग मारे जाते हैं। लोगों ने उन पर भी लिखा तो वो भी कड़वा ही कहलाया। आप पानीपत की जंग को उठा के देख लें, आप गुर्बत को उठा के देख लें, आप महंगाई को उठा के देख लें, आप जिस चीज़ पर भी हाथ रखेंगे इस वक्त, अगर आप उसके बारे में इवन पॉलिटिक्स, उस पर भी आप कुछ भी बोलेंगे सच्चाई के साथ, तो वो कड़वा और जो है वो मेरा ख्याल है। जो आपने कहा हार्ड, तो हार्ड उन लोगों के लिए है जो इसको फेस नहीं कर सकते, जो सच सुन नहीं सकते, उनके लिए हार्ड भी है और डेफिनेटली कड़वा भी। लेकिन मैं अपने कलम को बांध नहीं सकता। मेरा कलम, मेरी सोच मुनाफत का शिकार नहीं है। सच पे मैं ज़्यादा फोकस करता हूँ और सच ये इसी तरह का होता है। शायद इसी सच की वजह से देखिए, आपको मैं एग्जांपल दूँ, बड़े बड़े लोग इस सच की वजह से ऊपर आए। ऊपर आने से मुराद ये कि उनका नाम, जैसे आप कायद अज़म साहब की, मोहम्मद अली जिन्ना साहब की मिसाल लें, सच बोला उन्होंने, हमें पाकिस्तान मिला। अल्लामा इकबाल साहब की मिसाल ले लें, उनसे बड़ा दानिश्वर, उनसे बड़ा इंटेलेक्चुअल शायद सग़ीर में ता क़यामत कोई पैदा ना हो। बट उन्होंने भी सच ही बोला। अब उनका सच देखें, मैं अगर आपको एक शेर सुना के बात को यहाँ ख़त्म करूँ, फिर आप नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जाएंगे, मेरी बात काफ़ी लंबी हो गई। अब अल्लामा इकबाल साहब कहते हैं, सबसे दूर हटके सारी, किसी ना वो सियासत है उसमें शेर में, ना कोई इसको कोई माशरती मसला है, ना कोई शरई मसला है। सिंपली सेट के अपने मन में डूब कर पा जा सुराग ज़िंदगी, और तू अगर मेरा नहीं बनता ना बन अपना तो बन। तो थिंक अबाउट इट, फैक्ट है जी। जी सर, ये जो आजकल एक और क्वेश्चन मैं आपसे करना चाहूँगी, ये जो कोरोना के हवाले से ये जो चल रहा है, कोविड का मसला कितना इशू हो रहा है, तो आप इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? देखें, हम लोगों ने ये कोरोना जब से मार्केट में आया है एक प्रोडक्ट की हैसियत से, प्रोडक्ट की तरह, तो मतलब इसने कितना इफ़ेक्ट किया है लाइफ को। अगर ये सिर्फ हमारे पाकिस्तान को ही इफ़ेक्ट करता तो मामला दूसरे होते। अगर ये सिर्फ चंद ममालिक को या बर्र सग़ीर को या फिर जो है वो सब कॉन्टिनेंट को मुतासिर करता तो हालात दूसरे होते। अब इसने पूरे वर्ल्ड को अपने लिमिट में ले लिया, ये तो सबको मालूम है। कोरोना अपनी जगह सही है, लेकिन इसी दुनिया के लोगों ने, मैं एक बार फिर उसी बात को रिपीट करूँगा कि सलेबी जंगें भी देखी, उस वक्त भी अजाब था, उन पर भी कहत आया होगा। अगर आप थोड़ा सा, क्योंकि इस तरह के जब लोगों के आमाल, लोगों की बदनीयतें, लोगों की नीयतें बदनीयतों में बदल जाती हैं, जब माशरा कुफ्र पे आ जाता है, जब
बुरी चीज़ें जो मना की गई हैं आज से 1400 साल पहले, आज से हज़ारों साल पहले मना की गई हैं, जब वो सारे आम होना शुरू हो जाती हैं, तो फिर इस तरह की अल्लाह तबारक व तआला अपनी रहम अपने पाक अपने तरफ से आसमान से लोगों पर एक डंडी मारता है एक सबक सिखाने के लिए। तो इस तरह के अज़ाब तो आएंगे। आपको इसकी बेस्ट एग्जांपल मैं आपको देता हूँ। कोरोना मेरे नज़दीक नथिंग, कम से कम हम जी तो रहे, हमें ये तो डर नहीं है ना कोई आके हमें गोली मार देगा या हम एकदम से मर जाएंगे। आप उस दो मैं आपको बताऊँगा, आप 2 वक्तों को सोचें। एक दूसरी जंग अज़ीम, लोगों का ये ख्याल था कि अब क़यामत आ चुकी है, दुनिया ख़त्म हो जाएगी। उस वक्त भी यही लोग कह रहे थे कि दज्जाल आने वाला है। आप उठा के हिस्ट्री देखें, यूट्यूब पे देख लें, गूगल पे देख लें, लोगों की ये राय थी। एक शख्स की ज़िद की वजह से इतनी बड़ी जंग हुई और आज वो दोनों स्टेबल हैं, जर्मनी बरतानिया दोनों वेल स्टेबल्ड दैन पाकिस्तान। सेकंड, पाकिस्तान में बनते वक्त भी 20 लाख लोग, मेरा ख्याल है 20 लाख लोगों की कुर्बानी हमें देनी पड़ी है, शायद इससे कम बेश, मेरा अगर फैक्ट एंड फिगर्स सही गलत ना हो तो। इसके अलावा लेकिन प्रॉब्लम क्या है, असल प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम ये है कि हमारे यहाँ पर सब कॉन्टिनेंट में, हम यूरोप में तो रह नहीं रहे, हम अमेरिका में रह रहे हैं, तो इसलिए हमारे यहाँ जो सब कॉन्टिनेंट है, यूँ कह लें कि गरीब ममालिक, वो 3 कैटेगरीज में डिवाइडेड है। एक हायर कैटेगरी, उसके बाद आती है एक मिडिल क्लास फैमिली, मिडिल क्लास कैटेगरी, और उसके बाद आती है लोअर। देखिए हायर को कोई फ़र्क नहीं पड़ना, 1 करोना आए या 10 करोना आए, उनके लिए कुछ भी नहीं है, क्योंकि वो इतना स्टोरेज अपना करके रखते हैं, ज़मींदारी है, बहुत सारी चीज़ें हैं, इन्वेस्टमेंट है, फैक्ट्रियाँ चल रही हैं, उनको क्या प्रॉब्लम? उनके बच्चे भूख से नहीं मर रहे। वो भाई ये मैं कहता हूँ आप इसको लिख लें, 10 साल भी रहेगा वो, 10 साल भी उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। दूसरा है तबका मिडिल क्लास का। मिडिल क्लास वो जो डिपेंड करता है थोड़ा लोअर पे और थोड़ा हायर पे, बीच में रहता है वो, और ये मिडिल क्लास तबका हमेशा आपको परेशान मिलेगा। मैं भी एक कह सकते हैं आपके मिडिल और लोअर क्लास से ताल्लुक़ रखता हूँ, तो हम लोग परेशान रहेंगे क्योंकि हम कभी कहीं हम बीच के हैं। वो भी कुछ ना कुछ सामान जो है कुछ टाइम तक का तो उनके पास सर्वाइवल है, चांसेस हैं, कुछ क्वालिफ़िकेशन के बेस पर, कुछ पढ़े लिखे होने की बेस पर, कुछ अपनी सेविंग की बेस पर। इस बुनियाद पर मिडिल क्लास भी थोड़ा बहुत सर्वाइव कर जाएगा, उतना नहीं करेगा जितना हायर करेगा। आप मेरी बात को समझ रही हैं जी? कि जितना हायर में तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अब तीसरी कैटेगरी को मैं ज़्यादा फोकस करूँगा, जो आपने एग्जांपल दिया अभी कुछ देर पहले कि आपकी जो है कॉलम पे इतनी कड़वाहट क्यों? कड़वाहट इसलिए है कि तीसरा तबका है हमारा लोअर क्लास तबका। इसके बारे में कोई नहीं सोच रहा। हाँ सोच रहे हैं मगर 4 आने बराबर। अगर वो जो 100% बराबर हायर के लिए सोच रहे हैं, अगर वो 100% सिर्फ लोअर के बराबर में सोचें तो ये कोरोना कुछ भी नहीं है, बैलेंस हो जाए। प्रॉब्लम कोरोना नहीं है, मौत तो हर एक को आनी है एक ना एक दिन, कैसे भी आ सकती है। भाई आप गारंटी लेती हैं कि अगर कोरोना ना हो तो हमें मौत नहीं आएगी? आप लेती हैं गारंटी? नहीं, डेफिनेटली कोई भी नहीं लेगा। तो मौत तो आनी है, कोरोना से आए। अच्छा इससे पहले, कोरोना से पहले क्या वबा थी? प्लेग टाउन, उसने इतना तहलका मचाया था, तब भी लोगों के ये हालात हुए थे। उसके बाद कैंसर आ गया था, कोई कैंसर का इलाज नहीं था। इमरान खान साहब को क्रेडिट जाता, उन्होंने कम से कम, लोग बाहर जाया करते थे लेकिन कम से कम उन्होंने इतना किया कि पाकिस्तान के अंदर एक ऐसा हॉस्पिटल बना दिया कि उसका इलाज मुमकिन हो गया। तो कैंसर दब गया, यानी कि थोड़ा सा उसका सर्वाइवल हो गया, काबू कर लिया हमने उसको ना। लोअर तबके पे आपने बात कर रहा था, लोअर तबका किसी भी हालत में सर्वाइव नहीं कर पा रहा है, और जो वो फेस कर रहा है कोरोना को, ना हम फेस कर रहे हैं ना हायर फेस कर रहे हैं। तो असल प्रॉब्लम लोअर तबके की। तो लोअर तबके को हमें किसी भी तरह से 12,000 में उनकी प्यास किसी हद तक बुझ जानी है, लेकिन हमें कुछ बड़ा सोचना चाहिए। मैं ये नहीं कह रहा गलत है, नहीं, बहुत अच्छी पॉलिसी थी गवर्नमेंट की, मगर कुछ बड़ा सोचना चाहिए और टोटली गवर्नमेंट पे डिपेंड नहीं करना चाहिए। कुछ अपने हिस्से का भी अगर हम 25% भी दे देंगे किसी को, तो अल्लाह हमें उसे 50% से मल्टीप्लाई करके देगा, 1000% से मल्टीप्लाई करके देगा। जी सर, ये लॉकडाउन वगैरह जो हो रहा है, इतना इशू चल रहा है लॉकडाउन का, लेकिन ये लॉकडाउन की वजह से काफ़ी लोग परेशान हैं,
लोअर फैमिली जो मज़दूर तबका है, तो ये कितना ज़्यादा डिप्रेशन में, टेंशन में बेचारे पूरा दिन, जिनकी रोज़ की कमाई थी, वो लोग तो घर ही बैठ गए हैं बिल्कुल ना, वो भी बहुत ज़्यादा परेशान हो गए हैं। देखें, बात आपकी बिल्कुल सही है, फैक्ट है बिल्कुल। और अब तो बहुत करीब नज़र आ रहा है। इन बिगिनिंग तो इतना नज़र नहीं आ रहा था, अब तो लोग सड़कों पे आ गए, लोग भूख से मर रहे हैं। और पहले किसी और वजह से मरते थे, अब इसकी वजह से मर रहे हैं। बात परेशानी की बात आपको बता दूँ। देखिए, जो कोई फैमिली होती है ना, जिसके बच्चे हैं, छोटे हैं या बड़े हैं, जो हाउस होल्डर होता है, जो जिसको पूरे घर को चलाना होता है, जिसके ज़िम्मे आटा, चीनी, दाल, राशन, बिजली का बिल, इसके अलावा छोटी मोटी एसेसरीज, और उस गरीब आदमी की खुशियाँ भी बड़ी छोटी हैं। वो बर्थडे भी जाके कोई अपना बड़े बड़े मॉल्स में जाके सेलिब्रेट नहीं कर सकता। वो छोटा सा केक ला के घर में जाके बच्चों की बर्थडे तक भी वो लिमिटेड उसमें सेलिब्रेट करता है, उसकी खुशियाँ भी बहुत छोटी राइट, हैं। राइट। तो आप बताएं, वो सबसे ज़्यादा वो डिप्राइव्ड हो रहा है, सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम उसको हो रही है। वो कहाँ जाए? उसकी अब जो 100 रुपये कमाने वाला है, जिसका चूल्हा सिर्फ और सिर्फ 100 रुपये से चल रहा है, और 10 दिन से उसका चूल्हा नहीं जला, तो डेफिनेटली 10 दिन से वो अफराद क्यों? उनकी भूख प्यास कौन मिटाएगा? तो आपने कहा टेंशन। अच्छा, अब सिचुएशन थोड़ी सी चेंज हो गई है। अब ये कोरोना का लॉकडाउन लोअर तो इफेक्ट हो ही रहा है। लोअर तो शायद मैं समझता हूँ कुछ टाइम के बाद लोग, अल्लाह ना करे, कोरोना से इतने लोग ना ही नहीं मरेंगे, लोअर की बात कर रहा हूँ, इतने लोग भूख से मर जाएंगे, खाने की कमी से मर जाएंगे, फैसिलिटीज से मर जाएंगे, मेडिसिन नहीं परचेज कर सकते वो, बच्चों के लिए कोई और बीमारी हो जाती है। कोरोना ही एक बीमारी थोड़ी ना रह गई है। आपने तो कोरोना को बस एक बीमारी पे ला के पूरी दुनिया के नक्शे को ग्लोबलाइज करके कोरोना पे ला के रोक दिया। ओ भाई, किसी को सर में दर्द भी हो सकता है उसके बाद डिसिप्लिन के पैसे ना हो। आपने कोरोना ठीक है, वी एक्सेप्ट इट, बट देयर शुड बी सम रिलीफ। सेकंड थिंग ये कि मैं ये कहना चाहता हूँ, देखें, कलम के ज़रिए कहना और होता है और इस तरह से इंटरव्यू देना कुछ और होता है। इंसान के जहन में कहीं कुछ कि हमें, अब मैं ये बताना चाह रहा था आपको कि गरीब आदमी किस तरह टेंशन में क्यों। टेंशन में तो खैर, टेंशन की अगर मैं डेफिनेशन में जाऊँ तो टेंशन में तो कोरोना नहीं था तब भी लोग थे। अगर कोरोना नहीं होता तो लोग महंगाई को लेके टेंशन में, कुछ हालात, कुछ इससे पहले डिक्टेटरशिप की गवर्नमेंट थी, उसमें इतनी बम ब्लास्टिंग हुई, उसमें टेंशन में थे। आज साथ की टेंशन में थे। कभी पानी के मसला खड़ा हो गया तो उसकी टेंशन में थे। लाइट का, अब मैं सबसे बड़ा इशू उठा रहा हूँ। अब आप देखें, आप सुनिएगा इस बात को। कोरोना है प्लस आप देखिए लाइट कंटिन्यूस, 1 घंटे लाइट आती है, 1 घंटे जाती है, 1 घंटा। तो आप वो बंदा क्यों ना टेंशन, एक उसको टेंशन कोरोना, बाजार नहीं खुल रहे, बच्चे भूखे बैठे हुए। दूसरी इसको टेंशन ये एक कुदरती तौर पे, अल्लाह ताला माफ़ करे, गर्मी बहुत है यहाँ पे। तीसरी इसको टेंशन कि कोई उसको अब वो वक्त आ गया है कि उधार भी देने वाला कोई नहीं बचा उसको। चौथी टेंशन ये कि लाइट नहीं है घर में। तो मेरे तो अल्फाज और मैं मुनाफिकत से बिल्कुल काम नहीं रहता, जो मेरे दिल में, मैं वो सच बोलूँगा। और आखिरी बात मैं एक ज़रूर कहना चाहूँगा कि देखें, लोगों ने यहाँ पे, आई थिंक आपका टाइम भी पूरा होने वाला है आपके प्रोग्राम का, तो मैं ये ज़रूर कहना चाहूँगा कि कोरोना को जो एक्सेप्ट करने वाली कैटेगरीज है वो भी 3 है। अगर आप समझें तो पहली कैटेगरी वो है जो कोरोना को किसी ज़मरे में नहीं लाती, मानती ही नहीं है नहीं है, क्योंकि उनके पास बैंक में अकाउंट में ठीक ठाक पैसे पड़े हैं, उनको टेंशन ही नहीं है। सेकंड, मिडिल क्लास फैमिली, कुछ परेशान है, कुछ नहीं है, ठीक है, या कैटेगरी से हम बाहर आके सोचते हैं कुछ लोग पर, और कुछ लोग ऐसे जिन्होंने अपने बहुत ज़्यादा इतना जहन पे हेवी कर दिया है कि करना भी चाहिए लेकिन हद से ज़्यादा ना करें। खुदारा फैमिलीज़ को डिस्टर्ब शायद को ना बने, रहना इसी मुल्क में, कोरोना चला जाएगा तब भी इस मुल्क में रहना। तो आप मुझे कहा जाता है कि मैं पॉजिटिव नहीं सोचता। मैं पॉजिटिव जब तक नहीं सोचूंगा, जब तक पॉजिटिव मुझे माशरे में होता हुआ नज़र नहीं आएगा। और आपका बहुत बहुत शुक्रिया। जी सर, थैंक यू। बिल्कुल
आपका बहुत बहुत हमें शुक्रिया, बहुत आपने अच्छा लगा आपसे मुझे मिलकर। प्रोग्राम में बुलाया और इस काबिल समझा कि मैं अपने व्यूज़ जो है वो शेयर कर सकूं। और मुझे नहीं लगता कि किसी बात पे मैंने कुछ ऐसा कहा हो, क्योंकि लोग बड़े आजकल मेरे मुखालिफ हुए हैं। तो ना उससे कोई नो नो नो। तनकीद बराए तनकीद से तो दुनिया बनी है। तनकीद ना होती तो फिर ये कैसे चलेगा दुनिया का कारोबार। तो आई थिंक सो, थैंक यू वेरी मच, आपने मुझे अपने स्टूडियो में बुलाया, अपने चैनल पे बुलाया। थैंक यू वेरी मच। जी सर, थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।